हम समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स कर रहे थे, एम आई करेक्ट? यस, हम लोग समेशन ऑफ डिटरमिनेंट कर रहे थे, जिसके ऊपर शायद हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया था। मैंने ये बोला था कि समेशन इंटीग्रेशन की तरह होता है कि अगर एक रो या कॉलम में अगर समेशन हो तो वी कैन ऑलवेज टेक दैट समेशन इनसाइड। ठीक है, सो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, अगर इंटीग्रेशन में भी वही चीज है, अगर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक रो में है तो मैं इंटीग्रेशन को अंदर ले जा सकता हूं। साथ ही साथ मैंने ऐसा डिफरेंशिएशन में भी देखा था कि डिफरेंशिएशन में भी अगर सिर्फ और सिर्फ एक रो या कॉलम में अगर फंक्शन है तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। ठीक है, बट अगर एक रो से ज्यादा में है, अगर फंक्शन एक रो से ज्यादा में है, तो स्पेशली फॉर डिफरेंशिएशन मुझको क्या करना पड़ेगा? UVW रूल करना पड़ेगा। पहले एक रो को कांस्टेंट मान करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर दूसरे रो को, फिर तीसरे रो को। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। ओके, सिमिलर टू UVW रूल। तो आई थिंक हमने शायद ये एक क्वेश्चन भी देखा था, एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? क्या हमने ये क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने समेशन को अंदर ले जा सकता हूं? क्यों ले जा सकता हूं समेशन को अंदर? Why can I take the summation inside? Because there is only एक ही रो या एक ही कॉलम में आर है, इस वजह से मैं समेशन को अंदर ले जा सकता था। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैंने तुमसे क्वेश्चन d/dr ऑफ डेल्टा आर पूछा गया होता तो तुम क्या आंसर आ रहा होता? d/dr ऑफ डेल्टा आर, तो आंसर क्या हो रहा होता इसका? कोई बताएगा? ओके, शेख कौस्तुभ क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो वो चीज? d/dr ऑफ डेल्टा आर पूछा है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पूछा है। ठीक है, दो रो जीरो नहीं होंगे, जो बाकी लोग बोल रहे हैं ना कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम में आर है ना, तो सेकेंड एंड थर्ड कॉलम कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, उसको एज इट इज रखा रहेगा। थ्री एन स्क्वायर, 5, 2n + 1, 3n। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम डिफरेंशिएट होगा। आर का डिफरेंशिएशन 1, आर स्क्वायर का 2r, आर क्यूब का 3r²। दिस वुड हैव बीन द आंसर। ठीक है, मैंने इसके बाद अभी मैंने समेशन नहीं लिया है, ये डिफरेंशिएशन है। इसके बाद क्वेश्चन आगे ऐसा भी हो सकता था, फाइंड द समेशन r इज इक्वल टू 1 to n ऑफ d/dr ऑफ डेल्टा आर। समझे? तब इसमें अब समेशन अंदर डाल रहे होते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया है, सॉरी फर्स्ट कॉलम को। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को मुझे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड इज लाइक अ कांस्टेंट टू मी। अच्छा, अगर मैंने इसके ऊपर समेशन लगा दिया तो आंसर क्या बनेगा? 1 का समेशन n होता है, r का समेशन n+1/2 होता है, 2n+1/2, r स्क्वायर का n+1, 2n+1/6 और बाकी तीनों
एज इट इज. ओके, गॉट इट. ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है. तो सबसे इजी मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम में होगा. 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, तब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है. ठीक है. डिफरेंशिएशन में फिर भी इजी हो जाएगा. क्यों डिफरेंशिएशन इजी क्यों होगा? यूवी डब्ल्यू रूल हो सकता है. किसमें इशू होता अगर 2 रो या 3 रो में है? समेशन या इंटीग्रेशन में? समेशन या अच्छा, इसका इंटीग्रेशन भी सबको समझ में आता है ना सर. डेल्टा आर डी आर का इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर का आर क्यूब बाई 3, आर क्यूब का आर 4 बाई 4, बाकी सब एज इट इज. ठीक है. इतना क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? ग्रेट. ठीक है. तो आई थिंक इस क्वेश्चन के ऊपर ये वैसे क्वेश्चन हमने देख लिया था, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स नहीं देखे थे हमने. अच्छा, व्हाट हैपेंड हियर? यहां क्या हो गया? इसमें भी कोई इशू है? अगर मुझे समेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है, कुछ भी, तीनों में कुछ भी करना है. मोस्टली समेशन करना है, तो इसमें कोई इशू है? कोई इशू नहीं है इसमें भी. क्यों? क्योंकि मेरा ये सेकेंड रो और मेरी ये थर्ड रो कांस्टेंट ही है. मेरी सेकेंड रो एंड थर्ड रो कांस्टेंट है. ओनली फर्स्ट रो हैज आर. ठीक है. और जहां तक आपको पता है 2r-1 का भी इंटीग्रेशन पता होता है. एनसीआर का इंटीग्रेशन या सॉरी एनसीआर का समेशन पता है? वो याद करो, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN बाइनोमियल में पढ़ा था. 2 रेस टू n होता था, लेकिन 2 रेस टू n-1 होगा. क्यों? r इज इक्वल टू 1 से शुरू है, उसमें r इज इक्वल टू 0 से शुरू होता था. अच्छा, 2 रेस टू r का समेशन क्या होगा? 2 रेस टू r का समेशन क्या होगा? हाँ कृष्णा, गुड. यस नील. एवरीवन ऑब्जर्व करो, 2 रेस टू r इज अ जीपी. यस, 2 रेस टू r इज अ जीपी, जिसमें a की पावर n-1 अपॉन n-1. गॉट इट? गॉट इट गाइस? यस. हम्म. आगे बढ़े. तो इंटीग्रेट करके आई थिंक ये बन जाएगा. आई थिंक इसकी वैल्यू 0 हो रही है ना? क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो एंड लास्ट रो आर सेम. फर्स्ट रो एंड लास्ट रो आर सेम. ठीक है. yes. What about this? अगर इसमें मुझे समेशन या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना है. डिफरेंशिएशन तो चलो हटा देते हैं, डिफरेंशिएशन सबको पता होता है. व्हाट अबाउट दिस? इसमें अगर मुझे इंटीग्रेशन या समेशन करना है, क्या इशू हो गया?
हर कॉलम में आर है, हर रो में आर है, तो क्या करना होगा? ठीक है। अच्छा, अभिजीत ने बोला सर कोई दो रो से एलिमिनेट करना पड़ेगा। मान लो नहीं होता, नहीं होगा दो रो से एलिमिनेट, सपोज करो, हो ही नहीं सकता, सपोज करो। ऑब्वियसली कुछ इजी क्वेश्चन में हो जाएगा, देयर इज चांस की इजी। यूवीडब्ल्यू रूल नहीं वर्क करेगा कृष्णा, क्योंकि मैंने समेशन की बात कर रहा हूं। समेशन में यूवीडब्ल्यू रूल कैसे वर्क करता है? अच्छा, प्रणव बोल रहा है सर स्प्लिट कर देते हैं। अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो आई थिंक 4 डिटर्मिनेंट बनेंगे, 4। तो उन 4 डिटर्मिनेंट का समेशन अलग 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 करोगे। C1 C2, अच्छा ये सब ठीक है, बहुत सारे मेथड है। सबसे इजी डिटर्मिनेंट होता क्या है? मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन ही कर दूंगा। मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके, एक तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, मतलब ये किए बिना मैंने सीधे सीधे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दिया गाइस। मतलब ये सब छोड़ो, कुछ मत किया, मैंने सीधे सीधे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दिया। अगर मैंने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दिया मतलब मैंने, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? r-1 r इंटू -2 प्लस 3 प्लस r इंटू 1। वो माइनस माइनस मैंने एडजस्ट कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मैंने माइनस एडजस्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है? प्लस नहीं, यहाँ पे -1 टाइम्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 माइनस r प्लस, सॉरी इतना एक तो गंदा हो जाता है ना। r-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2r माइनस ऑफ 3 प्लस r इंटू -1 -1 -4 माइनस ऑफ 3 प्लस r। ठीक है एवरीवन, जब इन सबको ओपन करोगे ना तो एक एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ r में आ जाएगा और उसमें समेशन लगा दोगे। मैंने फर्स्ट रो के अक्रॉस एक्सपैंड कर लिया, लास्ट वाला तो 0 ही है। ठीक है, सो दिस इज द वे, दिस इज द फाइनल वे जो हर एक क्वेश्चन में वर्क कर जाएगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट कोई अजूबी चीज थोड़ी है। डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन को सिर्फ लिखने का वे है ना, तो उस एक्सप्रेशन को ओपन करके भी तो मैं लिख सकता हूं ना। डिटर्मिनेंट इज अ कन्वीनियंट वे टू राइट अ बिग एक्सप्रेशन। तो उसको मैंने ओपन करके इसको लिख दिया। आई थिंक r² में कोई एक एक्सप्रेशन बनेगा और उसका मैं इंटीग्रेशन भी कर सकता हूँ, समीशन भी कर सकता हूँ, और वर्स्ट केस सिनेरियो डिफरेंशिएशन भी कर सकता हूँ। ठीक है, गॉट इट? यस, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट चीज डिटर्मिनेंट की। एक्चुअली ये डिटर्मिनेंट में भी पढ़ाई जा सकती है, मैट्रिसेस में भी पढ़ाई जा सकती है। तो सबसे ज्यादा चांसेस, आई रिपीट, सबसे ज्यादा चांसेस मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आने के इस पोर्शन से है। मतलब अगर 2 क्वेश्चन आया तो चांसेस ये है कि एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही। ठीक है,
क्या है वो? एनी आइडिया? कुछ लोगों ने शायद 10th में पढ़ा होगा, मैं श्योर नहीं हूं। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यस, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ऑब्वियसली ये काफी चीजें तुम ऐसा सोचते हो सर, ये तो जो होती नहीं थी एक्स वाई जेड में अननोन्स होते थे, उसको सॉल्व करना, तो इसको मैं अपने दूसरे मेथड से सॉल्व कर लूं, लेकिन एग्जाम में जो आएगा तो उस मेथड से मे बी वो सॉल्व नहीं होता होगा। ऑब्वियसली सीटी में आएगा तो सॉल्व हो सकता है, बट जेई में सॉल्व नहीं हो रहा होगा। मतलब किस तरह के एक्सप्रेशन दिए होंगे तुमको? तुमको इस तरह के एक्सप्रेशन दिए होंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल निकालने हैं और दो एक्सप्रेशन दिए हैं। तो सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोलते थे या सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते थे। तो क्वेश्चन में तुमको इस तरह के एक्सप्रेशन दिए होंगे। तो इस तरह के एक्सप्रेशन दिए हैं, तो इससे तुम तीन डिटर्मिनेंट लिखोगे। पहला डिटर्मिनेंट लिखोगे डी, जिसमें एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट लिख दोगे, a1 a2 b1 b2। dx के लिए x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर दोगे c1 एंड c2 से। dy के लिए y वाले कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर दोगे c1 एंड c2 के लिए। ठीक है, ओके। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं तीन इक्वेशन लिख सकता हूं, सब लोग तीन इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब होमोजेनस सिस्टम एंड नॉन होमोजेनस सिस्टम। ठीक है, दो तरह के आंसर इससे निकल सकते हैं। ये सबको एक्स एंड वाई में जो लिखा दिख रहा है वो इजी लग रहा होगा। मोस्टली क्वेश्चन एक्स वाई और जेड में आएगा। ठीक है, एक्स एंड वाई की जगह एक्स वाई एंड जेड में आएगा। ठीक है, तो क्या निकाला गया? क्या निकाला गया? होमोजेनस सिस्टम में इस साइड 0 0 होता है, नॉन होमोजेनस सिस्टम में C1 एंड C2 होता है। ऑब्वियसली 0 0 वाला मैंने अगेन बोल रहा हूं कि 2 वेरिएबल्स में नहीं आएगा, मोस्टली 3 वेरिएबल में आएगा। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए अभी 2 में लिख रहा हूं, लेकिन जब मैं इसको 3 में वापस लिखूंगा तो आप वो सारी चीजें पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, या सीधे सीधे मैं 3 में ही आ जाऊं क्या? चलो 2 में भी समझा देता हूं। होमोजेनस सिस्टम में a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्यों नहीं लिखा है, ये यूनिक है। ठीक है, इतने तरह के आंसर्स आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डी की वैल्यू। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डी की वैल्यू। ठीक है एवरीवन, होमोजेनस सिस्टम में अगर डी नॉन जीरो है तो द ओनली सॉल्यूशन इज 0 0। ठीक है, अगर डी 0 है तो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो होमोजेनस सिस्टम में दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस 0,0, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जिसमें d इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नॉन होमोजेनस सिस्टम में तीन तरह के सॉल्यूशन आ जाते हैं। अगर d नॉन जीरो है
तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन वाला x कैसे निकलेगा, dx बाई डी से, y कैसे निकलेगा, dy बाई डी से। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन निकल गया। अदरवाइज दो केस और हो सकते हैं, जिसमें एक केस हो सकता है नो सॉल्यूशन और एक हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये जो तीनों वैल्यू मैंने ऊपर निकाल ली है सब कुछ जीरो है, एंड नो सॉल्यूशन के लिए उनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसको मैं तीन उसमें लिख दे रहा हूं एवरीवन। लेट्स राइट इट फॉर 3, देयर इज नो नीड टू राइट इट फॉर 2। जो 2 के लिए वही 3 के लिए है, तो मैं वो कर दे रहा हूं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ जहां पे नो सॉल्यूशन मिल रहा है उसको ही नॉन कंसिस्टेंट बोलते हैं, बाकी सब हर एक जगह मैं कंसिस्टेंट बोलता हूं। ठीक है, मैं 3 वाला दिखा रहा हूं। एवरीवन प्लीज राइट दिस कंप्लीट पेज। अच्छा, डी क्या है ये पता है आपको? एक्स, सॉरी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, पिछला वाला लिखने की जरूरत नहीं है, यही लिख लोगे, दोनों सेम ही चीज है, उसमें दो थे। अच्छा, बस मुझको बताओ dx में क्या हो जाएगा। dx के लिए क्या हो जाएगा, जो A1 A2 A3 है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, D1 D2 D3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अच्छा, dy के लिए क्या रिप्लेस हो जाएगा, dy के लिए B1 B2 B3 रिप्लेस हो जाएगा D1 D2 D3 से। dz के लिए C1 C2 C3 रिप्लेस हो जाएगा D1 D2 D3 से। ठीक है, तो एवरीवन 2-4 मिनट 5 मिनट है, ये पूरी की पूरी चीज लिखो। होमोजेनस सिस्टम, नॉन होमोजेनस सिस्टम। होमोजेनस सिस्टम में कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। ठीक है, सो एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ओके, 5 मिनट है, पूरा का पूरा पेज लिखो।
हाँ, लिखा सबने? डन। लास्ट स्लाइड की कोई जरूरत नहीं है ना मनस्वी, जो है यही है। मतलब पिछले स्लाइड को मत लिखो, क्योंकि उसमें उसमें दो है, मतलब इंस्टेड ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू C1 वाली चीज है, उसकी जगह तो मैंने 3 वाला लिखा दिया है। ठीक है, अब वापस मैं पूरा समझा रहा हूं इसको, ठीक है? लिख लिया सबने तो मैं समझाता हूं, 5 मिनट में बग 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 बग, बग करूंगा, सुनना। ठीक है, होमोजेनस सिस्टम में राइट हैंड साइड पे 0 0 0 होना चाहिए। नॉन होमोजेनस में कोई भी एक D1 D2 D3 में कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो गया तो वो नॉन होमोजेनस सिस्टम हो गया। तो ये डिफरेंस समझ में आया सबको, होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस में? ठीक है, तो जब तुम्हें इक्वेशन दी रहेगी तो उसको नोटिस कर लोगे कि वो होमोजेनस है कि नॉन होमोजेनस है। होमोजेनस में कभी भी जिंदगी में नो सॉल्यूशन नहीं आ सकता। क्यों? होमोजेनस में कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसका एक सॉल्यूशन तो 0 0 0 हमेशा सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि अगर मैंने सबको 0 0 0 पुट कर दिया तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सब 0 हो गया। यही तो उसकी ब्यूटी है। तो होमोजेनस सिस्टम में या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब भी उसका डी नॉन जीरो हो गया तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, और वो यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 0 0 0 वाला ही होगा। ठीक है, अच्छा, मतलब जैसे ही डी नॉन जीरो हो गया तुमने बोल दिया यूनिक सॉल्यूशन और वो 0 0 0 हो गया, क्योंकि उसको गेस कर सकते हो ना, तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि तुम निकाल नहीं रहे हो उसको, उसको सीधे सीधे तुम आंसर बोल दे रहे हो 0 0 0। तो इस वजह से ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में डी जीरो होगा, कैपिटल डी। व्हेन आई से कैपिटल डी मतलब वो जो डिटर्मिनेंट है कौन सा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो जैसे ही इसके क्वेश्चन मिलते हैं सबसे पहला काम तुम कैपिटल डी निकालते हो। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में 0 0 0 छोड़ के भी बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ऑब्वियसली हम देखेंगे कि कैसे एग्जिस्ट करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, अच्छा, कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ? देखो नीचे एक लाइन लिखी है, इवन इफ अ सिंपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना, देन वी कॉल इट अ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो 5 मैंने बनाई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह मैंने नॉन कंसिस्टेंट लिखा है, बाकी सब जगह कंसिस्टेंट लिखा है। क्यों? क्योंकि हर एक केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है एक्सेप्ट नो सॉल्यूशन वाला केस। नो सॉल्यूशन वाले केस में आंसर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसको नॉन कंसिस्टेंट बोलेंगे। बाकी हर एक जगह मैं कंसिस्टेंट बोलूंगा। गॉट इट? अब इधर आ जाते हैं नॉन होमोजेनस में। नॉन होमोजेनस में 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी होती है यूनिक सॉल्यूशन की, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है नो सॉल्यूशन की, तीसरी पॉसिबिलिटी होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमेशा डी नॉन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डी नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे ही डी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मैं एक्स की वैल्यू dx बाई डी से निकालूंगा, y की वैल्यू dy बाई डी से निकालूंगा, z की वैल्यू dz बाई डी से निकालूंगा। निकाल सकता हूं मैं x y z की वैल्यू? यस, निकल गई मेरी x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई, z की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, अगर d जीरो है तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए d के साथ साथ, आई रिपीट,
इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डी के साथ साथ dx भी 0 होना चाहिए, dy भी 0 होना चाहिए, dz भी 0 होना चाहिए, सब कुछ 0 होना चाहिए, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बट डी 0 होने के साथ कोई भी एक अगर 0 नहीं हुआ तो इट इज अ नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये पूरा पेज समझ गए? अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करूं? यस, करते हैं, ग्रेट। ठीक है, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। हाँ, मैं दूसरी स्लाइड ओपन करता हूं। Can you see the screen? Are you able to see the screen? Yes. dx dy dz क्या है पता है ना? What is dx, what is dy, what is dz? ब्लैंक है, स्क्रीन ब्लैंक है। स्क्रीन दिख रही है कि विजिबल है कि ब्लैंक है? कुछ लोग विजिबल बोल रहे हैं, कुछ दिख रही है, कुछ दिख रही है, विजिबल 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 ना? रुद्र ब्लैंक। एक यहाँ फिर से कर देता हूँ, कोई नहीं, फिर से कर देता हूँ, उसमें क्या है। अभी देखिए, जूम, अच्छा ओके ग्रेट। दिख रही है ना? कूल। तो डी dx dy एंड dz सारी चीजें देखिए, डी डी dx dy dz क्या क्या हो रहे होंगे, वो समझ में आ गया? तो अच्छा, ये होता क्यों, इसका प्रूफ प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, लेट मी डू अ क्वेश्चन। ओके एवरीवन, if this system of equation, I repeat, if this system of equation has infinite solution, find a। चलो ट्राई करो सब लोग। if the following system of equation has infinite solution, you have to give me the value of a। ठीक है, what kind of system of equation is this? Yes, this is homogeneous। everyone, this is homogeneous। ठीक है, तो अच्छी बात है, होमोजेनस है। होमोजेनस है तो होमोजेनस होने के बाद होमोजेनस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने कब होता है?
जब डी 0 होता है। अच्छा, इसका डी लिखने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एज्यूम करना जरूरी है कि इसको किस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह डील हो। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है? इसका A1 B1 C1 क्या है? जो ये क्वेश्चन जो लिखा है ना, ये ऐसा समझो, x प्लस AY प्लस 0z इक्वल टू 0, 0x प्लस y प्लस AZ इज इक्वल टू 0, AX प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई जो मैंने इसको लिख दिया? मैंने इसको जो रीराइट किया है, ये चीज सबको समझ में आई? अब मैंने इसको वो x के कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड z के कोएफिशिएंट वाले फॉर्म में लिख दिया। इतना लिखने के बाद आई कैन से कि 1a0 0 1a a01 इक्वल टू 0। यस, हाँ रश्मि, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट है 10a, y का कोएफिशिएंट है a10 और z का कोएफिशिएंट है 0a1। ठीक है, तो मैंने इसको ओपन किया और फाइनल आंसर a की वैल्यू आई -1। कुछ लोगों का +-1 आ रहा है, कुछ लोगों का 1 आ रहा है, कुछ लोगों का 0 1 -1 आ रहा है। द फाइनल वैल्यू ऑफ a इज जस्ट -1। तो देखो, जिन्होंने कुछ कुछ गलतियां की हैं वो बताओ। एवरीवन क्लियर हो गया? समझ में आया? इसने कुछ कुछ गलती करके मुझको आंसर दे रहे थे, वो सही हुआ? ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरा बताओ। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन have a non-zero solution, then ABC are in AP, GP, HP, मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता था ऑप्शंस वाला। If following system of equation has, I repeat, following system of equation has non-zero solution, तो मुझको बताओ। अच्छा, ये किस तरह की इक्वेशन है? होमोजेनस इक्वेशन है। होमोजेनस में नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आता है? कोई बताएगा? किसी भी होमोजेनस में नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आता है? व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनस इक्वेशन हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन?
जब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तभी तो उसका नॉन जीरो सॉल्यूशन बन सकता है, क्योंकि अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो वो तो सिर्फ और सिर्फ 0 0 0 वाला यूनिक सॉल्यूशन वही हो गया। यानी इस केस में होमोजेनस इक्वेशन फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होमोजेनस सिस्टम के लिए अगेन डी जीरो होता है। सॉल्व करेंगे, आई थिंक एचपी में बनता है। तो आपका काम ये चीज गेस करना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या किस तरह के सॉल्यूशंस होंगे, ये आपको गेस करना है। ओके इतना क्लियर हो गया सबको? तो मोस्टली यही गेस करना होगा, होमोजेनस है, नॉन होमोजेनस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नॉन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, किस तरह के सॉल्यूशंस हैं। अच्छा ये छोड़ो, एवरीवन इसका आंसर बताओ, सॉल्व द इक्वेशन, एवरीवन सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्व दिस इक्वेशन, जब मैंने बोला सॉल्व करो तो सॉल्व करके मुझको आंसर बताओगे। एवरीवन इसका आंसर बताओ। काफी लोग 4 इज द आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय 4, व्हाट डू यू मीन बाय 14, 4 14 एक्स वाई जेड का आंसर बताओगे ना, मुझको डी थोड़ी चाहिए, मुझको डी, कैपिटल डी थोड़ी चाहिए। सबसे पहला काम है तो कैपिटल डी निकालोगे। आई थिंक डी कितना निकलता है, 4, डी निकलता है 4। एवरीवन डी निकलता है 4। अच्छा, अगर डी 4 निकल गया तो डी इज नॉन जीरो फॉर अ होमोजेनस सिस्टम, एंड डी नॉन जीरो है, द ओनली पॉसिबिलिटी इज यूनिक सॉल्यूशन एंड विच इज 0 0 0। तो इसका आंसर है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? यस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगेन वन मोर क्वेश्चन, इसका बताओ।
एवरीवन इसका सॉल्यूशन बताओ। जो मुझे इसका सॉल्यूशन बता देगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा, मतलब कुरियर कर दूंगा या जैसे भी पहुंच जाएगी। एवरीवन टेल मी द सॉल्यूशन ऑफ इट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। Solve the following equation. ओके बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, बहुत लोगों ने मुझको आंसर दिया, लेकिन किसी ने मुझको करेक्ट आंसर नहीं दिया। वही सब लोग मुझको स्टेप बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं। मतलब लोग बोल रहे हैं सर d इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। फिर काफी लोगों ने बोला सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं इतना बोल रहा हूं कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो मुझे मुझे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दो। व्हेन आई हैव आस्क्ड यू सॉल्व द इक्वेशन, व्हेन आई हैव आस्क्ड यू सॉल्व द इक्वेशन, तो मतलब मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। और अगर तुम मुझको बोलते हो कि सर एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो मुझको वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी दो। गिव मी दैट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस? हाँ प्रणव, गुड। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। प्रणव मुझको मैसेज कर देना, सागर दामले सर को मैं बोल दूंगा, ही विल गिव यू अ चॉकलेट। यस प्रणव, मैं सागर दामले सर को बोलूंगा, ही विल गिव इट टू यू। ओके, मुझको एक बार मैसेज कर देना। एवरीवन, सबसे पहला काम तो ये है कि होमोजेनस है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डी 0 आ रहा है। सब लोगों ने नोटिस किया होगा, इसका डी 0 आ रहा है। तो मैंने क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा कि व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर दीज। आई हैव आस्क्ड यू वेरी स्पेसिफिकली सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर वुड बी आई नीड टू सॉल्व इट। नाउ इनफाइनाइट है तो जानते हो क्या है, अगर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब इनको सॉल्व करके कोई एक सॉल्यूशन तो नहीं आएगा। तो लेट मी एज्यूम z इज इक्वल टू k। मैं z को k मान लेता हूं क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट आर्बिट सॉल्यूशन नहीं आएंगे, वो एक्स वाई जेड आपस में रिलेटेड होंगे। तो मैंने जो z को k मान लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4k। तो एवरीवन x एंड y इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, मतलब अगर मैं इसको सपोज करो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 3x माइनस 2x विच गिव मी x, 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 3k माइनस ऑफ माइनस 4k तो प्लस 4k, तो x की वैल्यू k आ गई। तो जानते हो x की वैल्यू k है, y की वैल्यू किसी भी एक में पुट करके निकालोगे तो y की वैल्यू माइनस 2k निकलेगी एंड z की वैल्यू k निकलेगी। तो जो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो k माइनस 2k एंड k, वेयर माई k बिलोंग्स टू r। k कैन बी एनी रियल नंबर। मैं k को
कुछ भी पुट करता चला जाऊंगा, एक अलग अलग आंसर मिलता जाएगा। मान लो मैंने k को 1 पुट किया तो आंसर आया 1 - 2 1। k को 3 पुट किया तो आंसर आया 3 - 6 3, ये भी आंसर होगा। k को -1 पुट किया तो -1 2 -1, ये भी आंसर होगा। k को 0 पुट किया तो 0 0 0, ये भी आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे k की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए इट विल गिव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट वो सॉल्यूशन आर्बिट सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन x y एंड z, तो मुझको वो x y एंड z का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या कर सकते थे इसमें, x by y का रेशियो भी पूछ सकते थे। तब if this is the equation, find the ratio of x by y, या find the ratio of x by z, या find the ratio of 2y plus 3z upon 4y minus 8x, इस तरह से करके। तो मुझे x y z एक k के टर्म्स में निकालना है और सॉल्व कर देना। यहाँ पे मैंने z को k माना, आप x को भी k मान सकते थे, y को भी k मान सकते थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई कोई वो नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज करेक्ट। गॉट इट? सबको समझ में आया ये चीज? ग्रेट। Find the value of lambda for which the following system of equation, ये सब जेई का है। all this comes in JEE. Will have शायद question will have no solutions. Find the value of lambda for which following system of equation will have no solution. तो क्या होना चाहिए? Following system of equation will have no solution. No solution के लिए क्या होना चाहिए? Is this homogeneous? This is non-homogeneous. ठीक है, non-homogeneous में it is d is equal to 0 and dx or dy or dz should not be equal to 0. ठीक है, ये कंडीशन याद है आपको? तो सबसे पहला काम, d इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे लैम्डा निकाल लेंगे। और लैम्डा निकालने के बाद हम चेक कर लेंगे कि क्या dx dy dz में कोई भी एक नॉन जीरो है। अगर कोई भी एक नॉन जीरो है, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मुझे निकालना जरूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लैम्डा निकालने के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि dx dy dz सब जीरो होते। अगर dx dy dz सब जीरो होते ना, तो जानते हो गड़बड़ हो जाती। क्या हो जाता? तब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते और फिर इशू हो जाता कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन there won't be any lambda for which, फिर आंसर क्या होता? no lambda exist। मैं क्या बोल रहा होता? no lambda exist। got it guys? थक गए। अगर मेरा लैम्डा निकालने के बाद d भी 0 होता, dx भी 0 होता, dy भी 0 होता, dz भी 0 होता, तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे होते। और क्वेश्चन पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस विल हैव नो सॉल्यूशन। तो मेरा कोई लैम्डा ही नहीं मिल सकता था मुझे जिसके लिए इसके नो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से लैम्डा निकालने के बाद मुझे स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा कि dx dy dz में कोई भी एक नॉन जीरो है। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। हाँ फहद, ऑलमोस्ट।
ठीक है, सो ये चेक कर लिया कि नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, एवरीवन, सो सारी की सारी चीजें हमने एक मिनट, हाँ एवरीवन, अब मैं कुछ डिटर्मिनेंट्स लिखवा रहा हूं। ठीक है, ये तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, ये टुवर्ड्स द एंड लिखाते हैं जो क्वेश्चन जिसकी वजह से तुमको याद होंगे कि क्या क्या होते हैं। एक मिनट देना मुझको। साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है? साइक्लिक ऑर्डर डिटरमिनेंट का क्या मतलब होता है? जो एक्स वाई एंड जेड में एक्सक्यूज मी सिमेट्री होती है, एक्स वाई जेड में सिमेट्री होती है, जिसमें भी एक्स वाई जेड में सिमेट्री होती है उनको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, उसका आंसर गेस कर सकते हो। आई कैन मतलब उसको मुझे पूरा सॉल्व करने का नहीं, ये जो एक्सपेंशन है ना, उसके एक्सपेंशन वो आपको याद रखने होने चाहिए। ठीक है एवरीवन, मैंने डिटरमिनेंट की शीट भी शेयर कर दिया ग्रुप पे। यू कैन ट्राई ऑल द बेसिक्स वन, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट है उसमें, मिल जाएगी अभी 5 मिनट में आप लोगों को। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट 5 मिनट में नहीं मिलेगी तो रात तक मिल जाएगी। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट में यू विल ट्राई टू यूज, ऑब्वियसली क्या यूज करोगे? प्रॉपर्टीज यूज करोगे, फिर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, माइनस एंड कोफैक्टर्स है, प्रोडक्ट एंड समेशन है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन है, एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ट्राई कर लोगे, यू हैव 1 वीक टू डू कंप्लीट डिटरमिनेंट। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर डिटरमिनेंट देख के समझ में आ रहा है सिमेट्री है, मिल जाएगी अभी आधे घंटे में शीट मिल जाएगी सबको, नहीं तो आज रात तक तो 100% मिल जाएगी। ठीक है, हाँ साइक्लिक ऑर्डर डिटरमिनेंट, देखो सिमेट्री दिख रही है सबको, एबीसी में सिमेट्री है। अच्छा, डायगोनल के हिसाब से इसकी पावर सोचो, पावर क्या है इसकी डायगोनल के हिसाब से, मतलब जो वेरिएबल्स है उनकी पावर क्या है डायगोनल के हिसाब से। देखो आई थिंक यहाँ पे पावर 0 होती है, ये पावर 1 होती है, ये पावर 2 होती है, तो 0 + 1 + 2 यानी पावर क्या है 3। तीन तीन पावर की सिमेट्रिकल इक्वेशन तुमको a - b, b - c, c - a दिख रही है। अच्छा, a - b इसका एक फैक्टर होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने डिटर्मिनेंट में a को b से रिप्लेस कर दूं तो क्या 1b b², 1b b², 1c c² 0 हो जाएगा ना। मतलब अगर मैं a को b से रिप्लेस कर दूं तो आंसर 0 आता है, इसका मतलब a - b इज अ फैक्टर। फैक्टर थ्योरम अपनी, if I put x is equal to a and the answer becomes 0, then x - a is a factor. The same case,
If I put a is equal to b and the whole equation becomes 0, it means a minus b is a factor. तो इस वजह से a माइनस बी एक फैक्टर हो गया, b माइनस सी एक फैक्टर हो गया, c माइनस ए एक फैक्टर हो गया। ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या हुआ, यहां पे बताओ डायगोनल में कितनी पावर है? 5 पावर की सिमेट्रिकल इक्वेशन गेस करते हैं। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए तो मिला। अब बच गई 2 डिग्री, ये 3 डिग्री हो गई ना। 2 डिग्री की सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन इन एबीसी, ए बी प्लस बी सी प्लस ये ही होगी ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगी ना, क्योंकि 2 डिग्री में a प्लस बी प्लस सी तो बन नहीं सकती। या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो सकता है, या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो सकता है। तो यहाँ पे ये होता है। ये सब याद करने का मेथड है जिससे तुमको याद होना चाहिए। लिख लिया? ऐसे कम से कम हम 6-7 लिखने वाले हैं अभी 3-4 पेज पे, बस यही लिखने वाले हैं एंड देन आज की क्लास एंड है। तो ये एक्सप्रेशन तुमको सीधे सीधे पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिसेस शुरू करेंगे। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर लेक्चर के हिसाब से लूंगा। आई वॉज नॉट वेल फॉर लास्ट, मतलब पूरे इस हफ्ते तबीयत नहीं सही थी मेरी। हाँ, अरे नहीं, बहुत घर में भी मतलब हॉस्पिटलाइज थे हम लोग और बहुत सारी चीजें हुई थी। सो एवरीवन, हाँ हाँ, एवरीवन इज बेटर नाउ। मतलब ऑलमोस्ट पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज थी। एवरीवन इज बेटर नाउ, रिकवरिंग। यस, ठीक है। सो गॉट इट, ये समझ में आ गया? यहां तक लिख लिया? यस, ठीक है। ये कितनी डिग्री की है एवरीवन? ये कितने डिग्री की है? 6 डिग्री की। इसका क्या होगा? a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और 3 डिग्री में नोटिस कर लो एबीसी कॉमन हो सकता था, तो वो एबीसी होगा। इसको कुछ लोग डायरेक्टली एबीसी कॉमन भी ले सकते थे, फर्स्ट रो से ए, दूसरे रो से बी, तीसरे रो से सी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए। जहां आपने ऐसा सिमेट्रिकल देखा आप लिख सकते हैं। ये कितने डिग्री की थी? ये 4 डिग्री की थी। 4 डिग्री में सिमेट्रिकल क्या होगा? a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ठीक है। याद आया ये? मतलब याद, समझ में आया ये? ठीक है, लिख लिया? तो आपको ये नोटिस करना है डायगोनली की कितनी डिग्री की है और उसके बाद करना है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली होती है, 5th वाली। ये सिमेट्रिकल तो होती है लेकिन इसमें फैक्टर्स नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए को बी से रिप्लेस करूंगा तब भी 0 नहीं बनेगा, बी को सी से रिप्लेस करूंगा तब भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, ये एक्चुअली शायद पिछले वाले पेज का था, कोई नहीं। एवरीवन, ये नोटिस करो, ये बनती है माइनस टाइम्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, जिसका फैक्टर ये बनती है, ये बनती है और ये बनती है ओमेगा के रूप में। इसके ऊपर ये जो लास्ट चीज है, इसके ऊपर जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है।
हाँ श्रेय, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर अजय एडवांस में कुछ टाइम पहले इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट हल्के से यूज हो गए ना। कौन से दो कॉन्सेप्ट? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट यूज हो गया। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी कैसे फैक्टर बन गया? a प्लस बी प्लस सी कैसे फैक्टर बन गया? कोई आइडिया? एक बहुत ही अच्छी चीज मैंने बताई थी, साइक्लिक या सिमेट्रिकल में क्या करते थे? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप वी यूज्ड टू डू फॉर सिमेट्रिकल थिंग? वी यूज्ड टू डू r1 इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो जैसे ही मैं रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करूंगा ना, तो रो 1 में a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा और फिर उसको कॉमन ले सकता हूं। याद आया? यस, ठीक है। सो एवरीवन, एवरीवन यहां तक चीजें समझ में आई? यस, ठीक है। ये सब लिख लिया? लास्ट होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, ट्राई करोगे? Everyone, this is a homework question which you will try. ऋतुज आते हैं बट वो उसमें सीधा सीधा डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो एवरीवन, सबने ये लास्ट स्लाइड पूरी लिख लिया, फिफ्थ वाली? यस, ठीक है। If this has a non-trivial solution, any idea homogeneous का non-trivial solution कब होता है? जब उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, जब उसका d 0 होता है। यस, ठीक है, ठीक है। एवरीवन, वी आर डन विद द चैप्टर। इसके बाद एक हफ्ते में हम नेक्स्ट 2 लेक्चर में वी विल टारगेट टू फिनिश मैट्रिसेस, ठीक है। तो आपका मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ओवर हो जाएगा, जिससे 2 क्वेश्चन आएंगे आपके जेई में, ठीक है। यस, ओके गाइस। यस, मैट्रिसेस इजी होता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें भी, बट इजी होता है। डिटरमिनेंट भी इजी होता है, जब शीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इजी होता है, मे बी लेंदी होता है बट इजी होता है। अभी आप शीट करेंगे तो शीट में आपको नोटिस होगा कि करना बहुत कुछ होता है, बट ठीक है, ठीक है। चलो गाइस, हाँ द्वैत, अब मैं ऑलमोस्ट सही हूँ, ठीक हो रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट वीक तक अभी होपफुली सही हो जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। हाँ श्रेय, अनुज हो जाती है तबीयत खराब, क्या करें। ठीक है, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, सी या, बाय, गुड नाइट, बाय। ट्राई करना सब लोग ये क्वेश्चन, बाय।